हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। दोस्तों, आज है 13 अप्रैल। आइए शुरू करते हैं आज के डेली करंट अफेयर और हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे पिछले दिनों के प्रश्नों के रिवीजन से। तो हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने टूटी हड्डियों को तेजी से जोड़ने के लिए LP2 नामक एक कंपाउंड यौगिक की खोज की है। और ये जो LP2 नामक जो कंपाउंड है, इसे खोजा गया है कहाँ से? दूध से, यानी कि इसका जो सोर्स है वो मिल्क है, दूध। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्कल केसरी डॉक्टर हरे कृष्ण महताब द्वारा लिखित पुस्तक ओडिशा इतिहास के हिंदी संस्करण का विमोचन किया है। तो ये जो किताब है ओडिशा इतिहास, इसको जो है हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है शंकर लाल पुरोहित जी के द्वारा। तो और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। हाल ही में चर्चा में रहा चाबहार पोर्ट, ये ईरान में स्थित है, जैसा कि आप जानते हैं। ये काफ़ी चर्चा में है और मई 2021 में भारत इसको जो है स्टार्ट भी कर सकता है। अच्छा, एक रिपोर्ट आई है, द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट है और इसमें ये संकेत दिया गया है कि भारत जो है वो 2060 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल कर लेगा। हालांकि भारत के द्वारा कहा गया था कि 2050 तक ये लक्ष्य हासिल हो जाएगा, लेकिन फिलहाल द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट जो आई है उसमें ये बताया गया कि इसमें जो है भारत 2060 या फिर 2070 तक ये जो उपलब्धि है इसे हासिल कर पाएगा। कौन सा बैंक अपने सहायक कंपनियों के साथ मिलकर मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का प्रमोटर बन गया है? तो ये बैंक है एक्सिस बैंक। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक कौन बनी है? तो ये हैं नेत्रा कुमानन। ठीक है, तो याद रखना कि ओलंपिक के खेल जो कि होने वाले हैं टोक्यो ओलंपिक के अंतर्गत, तो इसी वर्ष होंगे ये खेल। तो इसमें जो पहली भारतीय महिला नाविक बनी है वो नेत्रा कुमानन है। अगर क्वेश्चन ये आए कि कि टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली जो पहली भारतीय महिला तलवारबाज बनी है, तो उनका नाम भी याद रखना, ये नाम होगा भवानी देवी। भवानी देवी। भारतीय सरकार ने मई में सऊदी अरब से कितने प्रतिशत से तेल आयात कम करने का फैसला किया है? सही आंसर 36% है। और वीवो के जो मोबाइल होते हैं, वीवो का एक ब्रांड और भी है, इसको जो है IQOO के नाम से जानते हैं आप। तो दोनों के जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं ये विराट कोहली बनाए गए हैं। शहद की शुद्धता बनाए रखने को मधु क्रांति पोर्टल को अभी हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। ग्लोबल T20 कनाडा क्रिकेट का मेजबान देश होगा मलेशिया। ठीक है, और भारत ने आतंकवाद विरोध के लिए संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड में कुल कितना $500,000 दिया है। ठीक है, $500,000। आगे बढ़ते हैं और अब शुरू करते हैं आज के प्रश्न। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए चलाया गया टीका महोत्सव, इसको टीका उत्सव भी आप कहते हैं, तो टीका उत्सव कब से कब तक चलेगा? तो दोस्तों ये चलेगा 11 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक। 11 अप्रैल को होता है किसका जन्मदिन? ज्योतिबा फुले जी का। और 14 अप्रैल को किसका जन्मदिन होता है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। तो 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव शुरू किया गया है भारत में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार 11 अप्रैल को ज्योतिबा फुले की जयंती पर टीका उत्सव की शुरुआत की है। यह जो उत्सव होगा ये 14 अप्रैल तक, यानी कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती तक चलेगा। कोविड-19 की 2 वैक्सीन भारत में उपलब्ध हैं, जैसा कि आप जानते हैं। एक का नाम है कोवैक्सीन और दूसरी का नाम क्या है? कोविशील्ड। तो कोवैक्सीन बनाता है भारत बायोटेक, इसकी जो निर्माता कंपनी है भारत बायोटेक है, ये हैदराबाद की कंपनी है। और इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं कृष्णा एला। देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये जो पेज आप वॉच कर रहे हैं, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में रखना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की जो वैक्सीन है उसका नाम कोविशील्ड है। और कोविशील्ड जो बनाती कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर पुणे में है। चेयरमैन है अदार पूनावाला। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत
लगभग कितने प्रतिशत ऋण महिला उद्यमियों को दिए गए हैं? ये हैं आपके ऑप्शन, गेस करिए। देखिए, जो भी प्रश्न आपके सामने आते हैं आप ये मान के चलें कि ये प्रश्न आप परीक्षा में देख रहे हैं। थोड़ा सा जो तनाव होता है उसको भी आप लोग देखें, उसको भी आप लोग महसूस करें। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो मैं बताता हूँ आपको, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए तो है ही है, लेकिन जो प्रश्न आपके सामने आते हैं उसमें थोड़ा सा आप लोग सोचा करें। जब आप सोचेंगे तो क्या होता है कि अपनी मेमोरी को इंक्रीज भी कर सकते हैं। जैसे कि खुद को चैलेंज करिए, मतलब खुद को ही चैलेंज करना है कि जैसे कि ये वीडियो समाप्त होगा और उसके बाद आप ये सोचें कि कितने प्रश्न आ जाए, उनमें से कौन कौन से सीक्वेंस में क्वेश्चन थे, कौन कौन से प्रश्न थे। इस प्रकार जब आप मेमोराइज करेंगे तो लंबे समय तक आप इन फैक्ट को याद रख पाएंगे। तो मतलब जब वीडियो समाप्त हो जाए तो उसके बाद कम से कम 10 मिनट के लिए आप लोग इस पर सोचा करो आंख बंद करके, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और देखो, जो करंट अफेयर का वीडियो होता है, आप लोग क्या करते हो कि जैसे कि करंट अफेयर आज का हो गया तो आज के बाद फिर ये वीडियो शायद आप लोग दोबारा नहीं देखोगे, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि इसे हर सप्ताह एक बार आप लोग जरूर देखा करो। दिन में कम से कम 2 वीडियो आप लोग देखा करो। एक तो ये वाला मतलब 2 डेज का जो वीडियो होता है, और एक जो है कम से कम 1 हफ्ते पहले 1 वीक एगो का जो वीडियो होता है, एक वीडियो उसको भी वॉच किया करो। इससे आपकी जो मेमोरी होगी वो और अच्छी होती चली जाएगी, परीक्षा में आप और बढ़िया करेंगे। यही ट्रिक होते हैं और यही ट्रिक अपना के लोग परीक्षा में सफल होते हैं। और जो लोग ये ट्रिक नहीं जानते हैं वो पढ़ते बहुत ज़रूर है, लेकिन परीक्षा में फिर उनका जो मेमोरी होती है वो जवाब दे जाती है। तो यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लगभग 68% जो ऋण है वो महिला उद्यमियों को दिए गए हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को कौन चलाता है? अगर ये क्वेश्चन आएगा तो इसे सिडबी चलाता है। सिडबी वही है जिसका मुख्यालय आपको कहाँ पर मिलेगा, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। सिडबी के चेयरमैन अभी हाल ही में बनाए गए हैं एस रमन। ये चीज़ मैंने आपको पढ़ाई है, जो लोग पुराने स्टूडेंट हैं वो लोग जान रहे होंगे। और ये जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, इसके अंतर्गत 3 प्रकार के ऋण उपलब्ध हैं। एक शिशु ऋण है, मतलब 50,000 रुपये तक का ऋण। एक किशोर ऋण है, मतलब 5 लाख रुपए तक का। और एक तरुण ऋण है जिसमें 10 लाख रुपए तक का जो लोन है वो उपलब्ध करवाया जाता है। अच्छा, एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नीचे है कि ये जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, इसके अंतर्गत अब तक 51% जो लोन है वो SC, ST और OBC जो कैटेगरी के मतलब रहे हैं लोग, उनको दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। FIH हॉकी प्रो लीग, ये जो FIH हॉकी प्रो लीग है ये अभी हाल ही में स्टार्ट हुआ है। तो इसमें जो 2 मैचों के पहले मुकाबले में भारत ने अर्जेंटीना को, अर्जेंटीना होस्ट कंट्री है, उसको जो 3-2 से हरा दिया है। तो ये मैच कहाँ पर आयोजित हो रहे हैं? FIH हॉकी प्रो लीग का आयोजन हो रहा है ब्यूनस आयर्स में। ब्यूनस आयर्स ये क्या है? ये राजधानी है किसकी? अर्जेंटीना की, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आपको बता दें कि मेंस FIH प्रो लीग ये इंटरनेशनल मेंस फील्ड हॉकी कंपटीशन है और इसका आयोजन करता है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, ठीक है। और इसका जो पहले नाम था वो था मेंस FIH हॉकी वर्ल्ड लीग, मेंस FIH हॉकी वर्ल्ड लीग। अब इसे मतलब यहाँ पर FIH हॉकी वर्ल्ड लीग की जगह इसे प्रो लीग कर दिया गया है, वर्ल्ड की जगह पर प्रो शब्द लाया गया है। स्थापना इसकी 2017 में हुई थी और इसमें कुल 9 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। IRCTC ने रेल नीर के 6 प्लांट और खोलने की घोषणा की है। तो IRCTC 2022 तक रेल नीर का उत्पादन कितने लाख लीटर प्रतिदिन करने का लक्ष्य रखा है? तो सही जवाब इसका क्या होगा? अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि रेल नीर ने जो 6 प्लांट और खोले हैं, इसके पहले कुल मिला के 14 प्लांट अब तक काम कर रहे हैं। तो 6 और खुलेंगे तो कुल कितने प्लांट हो जाएंगे? 20 प्लांट हो जाएंगे रेल नीर के। और अब अभी तक जो है क्या हो रहा है कि 14.08 लाख लीटर प्रतिदिन ये वर्तमान आंकड़ा है, रेल नीर का उत्पादन हो रहा है। इसे 2022 तक बढ़ा दिया जाएगा 18.40 लाख लीटर प्रतिदिन के हिसाब से, जिसके लिए 6 प्लांट और खोलेगा IRCTC। तो IRCTC की स्थापना कब हुई थी? 1999 में। रेल मंत्रालय का ही यह एक भाग है जो कि आपको विभिन्न सेवाएं यात्रा से संबंधित प्रोवाइड करवाता है।
ठीक है। तो याद रखना कि रेल नीर का कुल उत्पादन कितना हो जाएगा, 18.04 लाख लीटर प्रतिदिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, जिसको आप कहते हैं AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा लीलावती पुरस्कार बांटे गए हैं। लीलावती पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित हैं? अब यहाँ पर लीलावती का नाम आ रहा है तो हो सकता है कि आपके मन में ये आ रहा हो कि ये तो लेखन के क्षेत्र में या फिर गणित से संबंधित पुरस्कार हो सकता है, क्योंकि लीलावती नामक एक ग्रंथ लिखा गया था। किसके द्वारा? लीलावती नामक गणित का एक ग्रंथ भी है, किसके द्वारा लिखा गया था, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट करके। तो गणित को समर्पित थी ये किताब लीलावती, और जो इनके पिता थे वो काफ़ी प्रकांड जो है विद्वान रहे हैं, भारतीय विद्वान हैं। फिलहाल लीलावती पुरस्कार जो है ये दिया जाता है महिला उद्यमिता के क्षेत्र में, तो ऑप्शन डी। अच्छा, एक बात और बता दूं कि कुल मिला के इस साल 25 लोगों को लीलावती पुरस्कार, यानी कि 25 महिलाओं को लीलावती पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने लीलावती पुरस्कारों से महिलाओं को सम्मानित किया है, और इसमें जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और केंद्रीय कपड़ा और महिला कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी जो थे, ये दोनों लोग यहाँ पर मौजूद रहे थे, उपस्थित रहे थे। एशिया मनी वेस्ट बैंक अवार्ड, एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड द्वारा किस बैंक को इंडियाज बेस्ट इंटरनेशनल बैंक 2021 से सम्मानित किया गया है? भारत का सबसे अच्छा अंतर्राष्ट्रीय बैंक, तो ये बैंक बना है DBS बैंक, DBS डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। ठीक है, भारत में ये लगभग 26 वर्षों से व्यापार कर रहा है। तो DBS बैंक को जो है इंडियाज बेस्ट इंटरनेशनल बैंक 2021 से सम्मानित किया गया है एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड के अंतर्गत। तो DBS बैंक इंडिया ने घोषणा की है कि दुनिया के बैंकिंग एवं वित्तीय बाजारों के प्रमुख प्राधिकरण यूरो मनी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ग्रुप के वित्तीय प्रकाशन एशिया मनी द्वारा भारत के सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय बैंक इंडियाज बेस्ट इंटरनेशनल बैंक के रूप में नामित किया गया है। एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड का उद्देश्य उन बैंकों की पहचान करना होता है जिनका पिछले 12 महीनों में कई प्रमुख बैंकिंग गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा हो। DBS को देश में इसके संचालन सेवाओं जैसे कि नकद प्रबंधन, ट्रेड फाइनेंस और फॉरेन एक्सचेंज की मजबूती, इसके पूंजी बाजार और M&A सलाहकार शासनादेश, सीमा पार व्यापार की सुविधा के आधार पर भारत का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय बैंक चुना गया है। DBS बैंक का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको सिंगापुर में, नाम से स्पष्ट है, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। स्थापना इसकी 1968 में हुई थी 16 जुलाई के दिन, और चेयरमैन होंगे पीटर सेयर। भारत में CEO कौन है? प्रत्यूष गुप्ता। विश्व पार्किंसन दिवस, ज़्यादातर ये जो बीमारी होती है ये बुजुर्गों में ज़्यादा होती है, और बुजुर्गों में भी जो मेल हैं यानी कि पुरुषों की बीमारी अधिक जो है परेशान करती है। विश्व पार्किंसन दिवस मस्तिष्क से संबंधित एक बीमारी है। इसमें क्या होता है कि जो मांसपेशियां होती हैं शरीर की वो थोड़ी सी हार्ड हो जाती हैं, शरीर कांपने लगता है, और साथ ही साथ कुछ और भी मतलब एक्टिविटी जो होती है वो काफ़ी मंद हो जाती है। तो ये है विश्व पार्किंसन दिवस, और इसे अभी हाल ही में 10 अप्रैल को मनाया गया। थीम याद रखना, इसकी थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, मूविंग फॉरवर्ड थ्रू स्ट्रेंथ। और ये बीमारी कब होती है? तब होती है जब मस्तिष्क के एक क्षेत्र में जो आपका तंत्रिका तंत्र है, तंत्रिका कोशिकाएं या न्यूरॉन्स, ये नष्ट होने लगते हैं। आमतौर पर ये न्यूरॉन्स डोपामाइन नामक एक महत्वपूर्ण मस्तिष्क रसायन का उत्पादन करते हैं, लेकिन जब ये न्यूरॉन्स मरते हैं या क्षीण हो जाते हैं तो वे कम डोपामाइन का उत्पादन करते हैं, जो पार्किंसंस रोग का कारण बन जाता है। नियर अबाउट ये जो रोग होता है इसे असाध्य ही माना जाता है। एसेज अवार्ड 2021 के अंतर्गत इंडिविजुअल ओलंपिक स्पोर्ट कैटेगरी में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द डिकेड अवार्ड किसने दिया है? अब यहाँ पर मैं तस्वीर लगा सकता था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं लगाया ताकि आप इसे गेस कर पाएँ कि यहाँ पर किसकी तस्वीर आपको दिख रही है, नज़र आ रही है। और ये है MC मैरी कॉम, ऑप्शन B। तो अच्छा, एक बात और, MC मैरी कॉम की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है अनब्रेकेबल,
और एमसी मैरी कॉम से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, और वो ये है कि 6 बार की विश्व चैंपियन मुक्केबाज मैरी कॉम को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ AIBA चैंपियंस और दिग्गज समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। सुपर मॉम के नाम से भी जानी जाती हैं ये। हाल ही में जारी IMF की रिपोर्ट में कोविड-19 के कारण भारत का ऋण जीडीपी अनुपात, अब ये जो टर्म है ऋण जीडीपी अनुपात का, आगे मैं आपको बता रहा हूँ डेब्ट टू जीडीपी रेशियो, ये 74% से बढ़कर कितना हो गया है। तो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो, ये देखो पूरी दुनिया की हालत ख़राब है, ठीक है, लेकिन भारत में ये जो 74% बढ़कर कितना हो गया, 90% हो गया है, 90%। तो इसका मतलब स्थिति जो है थोड़ी सी और ख़राब हो गई। लेकिन यहाँ पर IMF ने एक बात और कही है कि आगे चलकर भारत की स्थिति में सुधार संभव है। तो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष यानी कि IMF, इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको मिलेगा वाशिंगटन DC में। तो IMF ने ये बताया कि कोविड-19 महामारी के दौरान भारत का ऋण जीडीपी अनुपात 74% से बढ़कर 90% हो गया, और उम्मीद जताई कि आर्थिक सुधार के साथ ही ये घट जाएगा और 80% पर आ जाएगा। IMF के राजकोषीय मामलों के विभाग के उप निदेशक पाउलो मोरो ने 7 अप्रैल को एक संवाददाता सम्मेलन में क्या कहा, उन्होंने कहा कि भारत के मामले में महामारी से पहले 2019 के अंत में ऋण अनुपात सकल घरेलू उत्पाद GDP का 74% था। इसको आप ऐसे समझो कि मान लेते हैं कि कोई देश है जिसकी अर्थव्यवस्था को आप 100 मान लें, और जब आप इसे 100 मान लें तो इस अर्थव्यवस्था को मेंटेन करने के लिए मतलब हमारा जो खर्च है वो 100 रुपये का है, ठीक है, इसको आप ऐसे समझिए। और इसके लिए अब हमारे पास 100 रुपये तो है नहीं, पैसे हमारे पास थोड़े से कम हैं, तो हम क्या करते हैं, हम किसी से बारो लेते हैं, ऋण लेते हैं, उधार लेते हैं। तो ऋण जितना अधिक हो जाएगा, मतलब ये कि हमारी जो इनकम है वो जो है मतलब जितनी है उस पर जो है ऋण जितना अधिक हम लेंगे उसको चुकाने में उतनी दिक्कत होगी। ये बात आप समझ रहे हैं। तो इसी को जो है डेब्ट टू जीडीपी रेशियो कहा जाता है, ठीक है। ऋण अनुपात सकल घरेलू उत्पाद ये पहले 74% था और 2020 के अंत में ये बढ़कर जीडीपी का 90% हो गया, यानी कि अब मुश्किल जो थी वो थोड़ी सी और बढ़ गई है। हालांकि ये वृद्धि बहुत बड़ी है, लेकिन दूसरे उभरते बाजारों और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में भी कुछ ऐसा ही है, मतलब जैसे हम हैं वैसे बाकी लोग हैं, तो बहुत अधिक चिंता कोई भी नहीं कर रहा है, तो हमें भी नहीं करना है। अब ऋण जीडीपी अनुपात को थोड़ा सा ठीक से समझो। IMF की प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जीवा हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने बताया है कि दुनिया के दूसरे देश, मतलब दुनिया जो है वो दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ी वैश्विक मंदी से जूझ रही है पूरी दुनिया। ऋण जीडीपी अनुपात या सार्वजनिक ऋण अनुपात किसी देश की ऋण चुकाने की क्षमता को दर्शाता है। जिस देश का ऋण जीडीपी अनुपात जितना अधिक होता है उसे अपने सार्वजनिक ऋण को चुकाने में उतनी ही अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार एक देश का ऋण जीडीपी अनुपात जितना अधिक बढ़ता है उसके डिफॉल्टर यानी कि डिफॉल्ट होने की संभावना उतनी अधिक हो जाती है, और जब पूरा देश डिफॉल्ट हो जाता है अर्थात अपना ऋण चुकाने में असमर्थ होता है तो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वित्तीय अस्थिरता आ जाती है, परेशानियां बहुत बढ़ जाती हैं। दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर नैनो स्नीफर को किसने लॉन्च किया है? अब ये बहुत ही जरूरी खोज थी और इसको अभी हाल ही में लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? ऑप्शन सी यानी कि रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर को लॉन्च किया है। इसको जो है ETD के नाम से जानेंगे। इसको नाम दिया गया है नैनो स्नीफर। नैनो स्नीफर ETD को नैनो स्नीफ टेक्नोलॉजी IIT बॉम्बे इनक्यूबेटेड स्टार्टअप द्वारा बनाया गया है और इसको जो है लॉन्च किया गया है IIT दिल्ली के स्टार्टअप क्रिटिकल सॉल्यूशंस के स्पिन ऑफ विहन टेक्नोलॉजीज के द्वारा। तो ये जो नैनो स्नीफर है ये बहुत ही ज़रूरी खोज थी। इससे हमारे जो सैनिक हैं और जो हमारी सुरक्षा बल हैं उनको बहुत अधिक जो है मदद मिलेगी। जो लैंड माइन्स वगैरह होते हैं उसकी खोज ये बहुत ही आसानी से कर लेगा।
यहाँ तक कि 10 सेकंड से कम समय में ये विस्फोटक का पता लगा सकता है और विस्फोटक का कोई भी प्रकार हो इसे वो पहचान सकता है। अगले क्वेश्चन पे, पेट्रोलियम मंत्रालय के तहत पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण सेल ने हाल ही में भारतीय पेट्रोलियम उपभोग पर एक रिपोर्ट जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2020-21 में देश में ईंधन की खपत में कमी आई है और ये जो कमी आई है वो है 9.1% की। ऐसा बहुत दिनों के बाद हुआ है, मतलब 98-99 की बात कर रहे हैं तो उसके बाद ऐसा कब हुआ? 2020-21 में हुआ जब ईंधन की खपत में कमी आई। मुख्य रूप से ये क्यों हुआ? क्योंकि आप समझ रहे हैं कि 2020-21 का जो समय है वो कोविड-19 का समय है, तो बहुत सारे जो उद्योग धंधे हैं, रेलगाड़ियाँ हैं और भी बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पे जो ट्रैफिक्स है वो सब बंद हैं, तो ईंधन की खपत में कमी तो आनी ही थी। फिलहाल आपको बता दें, एक यहाँ पर डेटा बता दूँ कि डीजल की जो खपत है वो 12% से और पेट्रोल की खपत जो है वो 7% तक कम हुई है। जेट ईंधन यानी कि जो एरोप्लेन होते हैं उसमें जो ईंधन लगता है उसमें भी 6% कमी दर्ज हुई है। हालांकि ये कमी आपको कम लग रही होगी लेकिन ये कमी बहुत बड़ी कमी है, ठीक है। अब एक प्रश्न है आप लोगों के लिए, बताइएगा इसको कि विश्व जोखिम सूचकांक वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? अब मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रश्न है ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर पूछा है, वहाँ पर भी आप इसको आंसर कर सकते हैं, यहाँ पर भी आप इसको आंसर कर सकते हैं। और अगर आप डिटेल में लिखना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जो लोग अच्छा सा लिख रहे हैं उनका एग्ज़ाम भी बहुत बढ़िया जाएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन जो वो लिख रहे हैं वो उनके दिमाग में छप रहा है और इससे जो है लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है। तो ज्ञान को बढ़ाते रहो, बांटते रहो, जितना अधिक बांटोगे उतना ही अधिक ही बढ़ेगा। और हमारा टारगेट ये है कि हम दिसंबर 2021 तक, इस साल के दिसंबर महीने तक जो टारगेट आपने अपने लिए सेट किया है उसको हमको अचीव करना है एट एनी रेट। तो हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। और मार्च 2021 के साथ साथ पिछले महीनों के जो बाकी के करंट अफेयर हैं, अगर उसको जो है आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स चेक करिए, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा। लिंक पर जाकर आपको बाय पर क्लिक करना है, थोड़ा सा पेमेंट करना होगा, पेमेंट करिए और ये बुक आपके मोबाइल में पहुँच जाएगी। फिर आप चाहें तो इसका प्रिंट आउट भी लेके आराम से घर बैठे पढ़ सकते हैं। और वैसे भी बहुत ही अच्छे तरीके से इसे लिखा गया है, तो प्रिंट आउट नहीं भी लेंगे तब भी आप इसे मोबाइल में आप पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से अगर आपने अभी तक अपने आप को कनेक्ट नहीं किया है तो आप स्टडी विद ज्ञान प्रकाश लिख कर सर्च करें और जुड़ जाएं। लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप studyvidgyanprakash.com पर विजिट करें, वहाँ पर आपको लेक्चर की PDF प्रोवाइड करवा दी गई है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।